अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ इरफान खान। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी थी और कीज़ की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें इम्पोर्टेंट हमने डिफ़ाइन किया था प्राइमरी की किसे कहते हैं, फॉरेन की किसे कहते हैं, और अगर प्राइमरी की एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल हो तो उसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी कहते हैं। इसके अलावा एक सुपर की या कैंडिडेट की और अल्टरनेट की ये डेफिनेशंस भी थी, लेकिन मैंने बताया था कि दो डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक हम डिफ़ाइन करेंगे प्राइमरी की क्या है, और सेकेंडली हम डिफ़ाइन करेंगे कि फॉरेन की क्या है, और थर्डली हम कह सकते हैं कि प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट शामिल हो उसको कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन पर स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। डेटाबेसेस में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बगैर रिलेशनल डेटाबेसेस का यूज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। जब तक आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं आती, आप रिलेशनल डेटाबेसेस को प्रॉपर्ली यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटाबेसेस के हवाले से, और इसकी बुनियाद पर कुछ कॉन्सेप्ट और भी हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी फर्स्टली नॉर्मलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस। इट इज अ प्रोसेस फॉर असाइनिंग एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज। जो एक से ज्यादा टेबल्स हमारे पास बनेंगे, एंटिटीज बनेंगी, एंटिटी सेट, उनको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स किस सेट में रखने हैं, किस तरह उसकी डिवीजन करनी है, ये प्रैक्टिस हमारी नॉर्मलाइजेशन में कवर अप होती है। टेक्निकली इसकी एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले एक डेफिनेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एक ही टेबल, उसके एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये डिफाइन किया जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी के जरिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। इट मींस दैट if the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute. आपको रोल नंबर मालूम है तो आप स्टूडेंट का नाम बता सकते हैं। तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट नेम फंक्शनली डिपेंड्स अपॉन रोल नंबर, और रोल नंबर इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ स्टूडेंट नेम। लेकिन स्टूडेंट नेम पता हो तो आप उसका रोल नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि पॉसिबल है कि एक ही क्लास में एक नाम के एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, और ओवरऑल जब हम पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा मेंटेन करेंगे तो स्टूडेंट नेम से रोल नंबर बता देना कभी पॉसिबल नहीं होता। रोल नंबर से या रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टूडेंट नेम बताना आसान होता है। टेक्निकली इस डेफिनेशन को एक और अंदाज में, इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ए और बी अलग अलग एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं इन अ रिलेशन आर, किसी एक रिलेशन में, किसी एक टेबल में, या ये भी हो सकता है कि जिसको ए कह रहे हैं और जिसको बी कह रहे हैं ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलकर ए कह दिया और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर बी कह दिया गया। ए और बी आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन आर। B is functionally dependent on A if each value of A in relation R, दूसरे रिलेशंस में बात नहीं कर रहे, उसी रिलेशन R में, if each value of A in relation R has exactly one value associated value of B, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे attribute A determines attribute B। अगर attribute A की वैल्यू हमें मालूम है
और उसकी बुनियाद पर बी की एसोसिएटेड वैल्यू हम बता सकते हैं। अगर रोल नंबर मालूम है, उसकी बुनियाद पर मैं नेम बता सकता हूं, तो वी कैन से दैट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी और बी इज डिटरमाइंड बाय ए, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। बी फंक्शनली डिपेंड्स अपॉन ए। इस कॉन्सेप्ट के साथ कौन सी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? बी फंक्शनली डिपेंड्स अपॉन ए। इस पर, इस डेफिनेशन के तहत हम बाकी कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलते हैं, देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स एंड एग्जांपल। नॉर्मलाइजेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिनमें से 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट। इन 3 टाइप्स के बगैर तो कोई रिलेशनशिप आपका बनाया गया हो और आप उस पर प्रोग्रामिंग करें तो वो रिलेशनल डेटाबेसेस के प्रॉपर एडवांटेजेस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कम से कम ये 3 नॉर्मल फॉर्म्स पहले होनी चाहिए। उसकी एक एग्जांपल मैं यूं स्टडी करवाता हूं आपको कि ये आपके सामने एक इनवॉइस ऑर्डर है या बिल है। क्या क्या इंफॉर्मेशन बिल पर होती है? कंपनी का नेम होता है, लोगो होता है, बिल नंबर या इनवॉइस नंबर होता है, डेट, किस डेट को ये बिल या इनवॉइस बनी थी, किस कस्टमर के लिए बनी थी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, और फिर उसके बाद एक डिटेल होती है, कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई है, कितनी क्वांटिटी में सेल की गई है, उसका रेट क्या था, और क्वांटिटी के एतबार से प्राइस कितनी बन गई थी, और एंड पर एक टोटल होता है। और बाद का इनवॉइस पर सिग्नेचर वगैरह भी होते हैं, बिल पर सिग्नेचर होते हैं, किसने बिल बनाया था, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक एग्जांपल थी, मैंने इसी एग्जांपल से फॉलो करते हुए ये कुछ बिल्स और बनाए हैं। एक इनवॉइस आपके सामने किसी इलेक्ट्रिक स्टोर की है, कंप्यूटर की शॉप की, जहाँ से कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह सेल होती हैं। तो इस इनवॉइस में आप देख सकते हैं डेट दिखाई गई है, इनवॉइस नंबर 513 है, इनवॉइस टू किस कस्टमर के लिए है, खालिद है, कहाँ का रहने वाला है, उसका एड्रेस वगैरह दिया गया, उसका फ़ोन नंबर दिया गया। डिस्क्रिप्शन में कुछ आइटम्स बताई गई हैं। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो उसने क्वांटिटी 1 में परचेज की हैं, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो उसने क्वांटिटी 2 में परचेज की हैं। ज़्यादा या कम हो सकती हैं, ज़ाहिर है 0 क्वांटिटी नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादा हो सकती हैं। हर एक की प्राइस डिफाइन की गई थी, प्राइस कितनी है हर एक की, और उस प्राइस के तहत टोटल अमाउंट भी डिस्क्राइब की गई है कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बनी। ओके स्टूडेंट, एक और इनवॉइस, अच्छा इसको जहन में रखें। खालिद, इनवॉइस नंबर 513, डेट और क्या क्या चीजें उसने खरीदी। फिर दूसरे साहब है सुहेल, इनवॉइस नंबर उनका, उन्होंने क्या चीजें परचेज की। फिर तीसरे साहब है बिलाल, उनका इनवॉइस नंबर, उन्होंने क्या चीजें परचेज की, और यहां पर डेट भी मैंने जानबूझकर तीसरे इनवॉइस में जरा चेंज कर दी। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम एक बिल बना रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं, उसकी एक कॉपी हमारे पास भी, और हम उसको कंप्यूटर में या रजिस्टर में कहीं स्टोर करना चाहते हैं। एक तरीका तो क्या है, इनवॉइस नंबर 1, 2, 3 को जहन में रखते हुए चेक करें कि पहला तरीका हमारे पास ये हो गया कि मैं इनवॉइस नंबर, कौन सी डेट को वो इनवॉइस थी, उस इनवॉइस का कस्टमर कौन था, कस्टमर का एड्रेस क्या था, सेल नंबर क्या था, क्या क्या चीजें उसने परचेज की थी, उनकी क्वांटिटी क्या थी, उनकी प्राइस क्या। यहां पर अमाउंट शामिल नहीं की। क्यों? क्योंकि अमाउंट हमारा एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो वो हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। इसलिए जो तीसरा एक कॉलम इनवॉइसेस में आपको नजर आ रहा है, टोटल अमाउंट का हर आइटम के सामने, कि अगर वो एक से ज्यादा परचेज कर रहा है तो अमाउंट कितनी है, अगर एक क्वांटिटी परचेज कर रहा है अमाउंट कितनी है, उसका कॉलम बनाने की जरूरत पेश नहीं है। बज़ाहिर मैंने इनवॉइस नंबर 513, 514 एंड 515 जो इनवॉइसेस 3 आपको दिखाई गई हैं, उनका कंप्लीट डाटा यहां पर राइट डाउन कर दिया। इसमें आपसे अगर मैं पूछता हूं कि प्राइमरी की क्या है, तो आप मुझे कहेंगे कि इस इनवॉइस में प्राइमरी की हमारे पास ये वाली बन रही है, इनवॉइस नंबर।
इनवाइस नंबर मालूम हो तो आप कस्टमर भी बता सकते हैं, आप डेट भी बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई थी और उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी क्या थी। लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं आप बता सकते। मसलन यहाँ से आप देखकर बताएंगे इनवाइस नंबर 513 कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई। तो जब प्रोडक्ट के सेल में आप जाकर देखते हैं, प्रोडक्ट वाले ब्लॉक में, यहाँ पर आप इसको चेक करते हैं, ये प्रोडक्ट वाला ब्लॉक, प्रोडक्ट वाले ब्लॉक में आप इसको चेक करते हैं तो आपको नजर आएगा एक से ज्यादा आइटम्स लिखी हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होगी। जबकि ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट बनता नहीं है। जब प्रोडक्ट नेम है तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। हमने मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कौन से कहे थे? हमने कहा था कि हॉबी, दैट इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, कि एक आदमी की एक हॉबी भी हो सकती है, एक से ज्यादा हॉबीज भी हो सकती हैं। हमने कहा था स्किल्स, एक आदमी की एक स्किल भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमने कहा था एक फैकल्टी मेंबर के सब्जेक्ट कौन सा वो पढ़ाता है, वो उसमें एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स बनते हैं। लेकिन इनवाइस के अगेंस्ट प्रोडक्ट को लिखें तो ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं बनता। तो इस टेबल में एक प्रॉब्लम तो ये आ गई कि जब इनवाइस नंबर बोलूं तो उस इनवाइस के अगेंस्ट टेबल में ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, और कंप्यूटर में स्टोर करते वक्त जब इतनी प्रोडक्ट्स को हम टाइप करेंगे, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और वेब कैम वगैरह, तो ये सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे। दैट मीन एक टेक्स्ट की शक्ल में आ जाएंगे। हम इसको अलग अलग पहचान नहीं सकेंगे। यहाँ तो मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिए हैं, तो आप फिर भी किसी हद तक इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम पहचान नहीं पाएंगे। कंप्यूटर में इसके लिए प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए। कोई नेम आपका लेंथी है, ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, कोई शॉर्ट है, कम वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो कहाँ पर एक आइटम का नेम ख़त्म होता है, कहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट का नेम ख़त्म होता है, कहाँ पर तीसरी का, ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में जो राइट डाउन किया जाता है इसको हम जीरो नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं समटाइम। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यहां से हम बनाते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन क्या हो गई? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन हो गई, देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल। टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप से मतलब कि जहां पर वो आइटम ज्यादा आ रही हैं। इन अदर वर्ड्स, द ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन, जहां पर एक रो हॉरिजॉन्टल थी, कॉलम हमारा वर्टिकल था, जहां पर एक रो और कॉलम मिलते हैं, ईच रो एंड कॉलम इंटरसेक्शन कैन कंटेन वन एंड ओनली वन वैल्यू। तो ये प्रीवियस देखें, प्रोडक्ट एक रो के लिए, रो हमारी है 513 वाली, कलर जिसका अलग कर दिया गया है, ये हमारी एक रो हो गई। यहां पर ये हमारी फर्स्ट रो बन रही है। उसमें वैल्यूज प्रोडक्ट वाली जगह पर, क्वांटिटी वाली जगह पर और प्राइस वाली जगह पर एक से ज्यादा वैल्यूज हमारी अपीयर हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ इसमें एक और बात भी कही जाती है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। नॉन की एट्रीब्यूट्स, हमने कहा कि इनवाइस नंबर जो है ये प्राइमरी की हो गई हर एक रिकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं जो प्राइमरी की नहीं है वो नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन जो है इसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो है वहां पर एग्जैक्टली वन वैल्यू, अगर वो एट्रीब्यूट हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। प्रोडक्ट नेम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, क्वांटिटी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है, और प्राइस सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज नहीं नजर आनी चाहिए। प्राइस में एक से ज्यादा वैल्यूज मुझे नजर आ रही हैं, क्वांटिटी में मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, चेक करें। ये तरीका अडॉप्ट किया गया, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक अलग रो बना दी गई। तो जब एक अलग रो बना दी गई है तो उसमें आप चेक करें, हर एक के अगेंस्ट अलग रो बनाने से
513 आपको मल्टीपल जगह पर नजर आ रहा है, डेट आपको मल्टीपल जगह पे नजर आ रही है, कस्टमर नेम मल्टीपल जगह पे नजर आ रहा है, लेकिन फायदा ये हुआ कि हर प्रोडक्ट अलग एक वैल्यू वहां पर आ गई, क्वांटिटी सिंगल वैल्यू आ गई, प्राइस सिंगल वैल्यू आ गई। अब यहां पर प्राइमरी की हम किसको कहेंगे, जरा कंसिडर करें। प्राइमरी की जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन सी चीज कर रही है, इनवॉइस नंबर तो नहीं कर रही, इनवॉइस नंबर एक से ज्यादा मर्तबा है। 513 वाली इंफॉर्मेशन प्राइमरी की का एक रूल और याद रखिएगा, जब टेबल में प्राइमरी की जो होती है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर इनवॉइस नंबर प्राइमरी की थी तो वो रिकॉर्ड नंबर 1 में 513 है, रिकॉर्ड नंबर 2 में भी है, 3 में भी है, तो ये डुप्लीकेशन हो गई, तो इसको प्राइमरी की नहीं कहेंगे। अकेला इनवॉइस नंबर जो है वो डिटरमिन नहीं कर रहा, फिर कौन सी चीज डिटरमिन करेगी, फिर इसके साथ देखें क्या इनवॉइस नंबर के साथ डेट शामिल कर लूं तो मैं प्रोडक्ट या क्वांटिटी या प्राइस बता सकता हूं, नहीं, वो इनवॉइस नंबर और डेट को देखते हुए एक से ज्यादा वो डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि 513 और डेट इनको मिलाकर मैं प्रोडक्ट नेम या क्वांटिटी नहीं बता पा रहा, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड ऐसे हैं। इनवॉइस और कस्टमर ये भी मिलकर नहीं कर रहे, लेकिन कौन सी चीज, इनवॉइस और प्रोडक्ट मिलकर, इनवॉइस और प्रोडक्ट मिलकर हमारे पास डिफाइन कर रहे हैं एज ए प्राइमरी की। अब मैं जब बोलता हूं 513 और यूएसबी, इसकी प्राइस क्या थी वो भी बता सकता हूं, इसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई वो भी बता सकता हूं। इसी तरह 513 एंड कीबोर्ड, तो इसकी प्राइस भी बता सकता हूं, इसकी क्वांटिटी भी बता सकता हूं। तो ये दो चीजें मिलकर यहां पर फिर हमारे पास हो गया इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट, ये एज ए प्राइमरी की हमारे पास इस टेबल में आ गए। ये दो चीजें मिलकर हमारे रिकॉर्ड्स को, बाकी इंफॉर्मेशन को, बाकी एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की इस टेबल में हमारे पास ये हो गई, इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट दोनों, ये हमारी प्राइमरी की हो गई, और हमारे तमाम रिकॉर्ड यहां पर डिटरमिन हो रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुई। ज्यादा आसानी के लिए कंप्यूटराइज्ड हम ये भी करते हैं कि हम कोड असाइन कर दें। कोड कैसे असाइन कर दें, इस टेबल में कुछ चेंजेस और कर दी मैंने। मसलन कस्टमर को भी कोड असाइन कर दिए गए, कस्टमर को लिए नंबर असाइन हो गया एक, ये कौन सा कस्टमर नंबर है, और इसी तरह प्रोडक्ट्स के कोड भी असाइन कर दिए गए। तो अगर कोड असाइन कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाती है प्रोडक्ट की निस्बत। ये प्रोडक्ट यहाँ पर इजी नहीं था, टेक्स्ट में था, कोड जो है वो आसान हो गया। तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास प्राइमरी की है इनवॉइस नंबर और प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड ये दो चीज़ें मिलकर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारी प्राइमरी की बन रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। हम इसके साथ सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए